हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम मशीन में एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंडक्शन मोटर। ओके, थ्री फेस इंडक्शन मोटर। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? थ्री फेस इंडक्शन मोटर, क्योंकि इंडक्शन मोटर थ्री फेस और सिंगल फेस दोनों टाइप की होती हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ओके, तो जनरली जो इंडक्शन मशीन है वो क्या होती है? हमारी इंडक्शन मशीन जो है, इंडक्शन जनरेटर भी होता है, इंडक्शन मोटर भी होता है। तो इंडक्शन मशीन जो होती है ये क्या होती है? हमारी सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। ओके, सिंगली एक्साइटेड मशीन। इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने डीसी मशीन में देखा था, डीसी मशीन में क्या हो रहा था, हमारा एक फील्ड वाइंडिंग अलग थी, उसको हम सप्लाई दे रहे थे हमारा, ठीक है, और जो हमारा रोटर था उसमें हम क्या कर रहे थे अलग से, मतलब दो हमारी सप्लाई हमारी क्या कर रहे थे, हम दे रहे थे। बट यहाँ पे क्या होता है, सिंगली एक्साइटेड मशीन है, मतलब केवल अपन क्या होता है, एक एक्साइटेशन हमें प्रोवाइड कराना होता है। दो वाइंडिंग होती है, एक स्टेटर वाइंडिंग और एक रोटर वाइंडिंग। ये जो इंडक्शन मशीन है ये जस्ट लाइक ऐसा ट्रांसफार्मर की तरह होती है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर होता है वैसे ही क्या होती है, हमारी इंडक्शन मशीन होती है। जैसे ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दो वाइंडिंग्स होती है। प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं तो उसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है, हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, सेम ऐसा क्या होता है हमारा इंडक्शन मशीन में होता है। इसमें क्या होता है, स्टेटर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग होते हैं। स्टेटर वाइंडिंग में हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं। उसके कारण क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या होता है कि जो हमारा फ्लक्स है वो सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब रोटर में क्या होता है, इंड्यूस होता है। वो फ्लक्स कट करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, उसके कारण क्या होता है, टॉर्क होता है और मशीन क्या करती है, रोटेट करती है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो होती है क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक जो इसमें मेन फैक्टर है वो है हमारा क्या, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ। तो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सबसे पहली चीज यही है, ये हमारा कॉज है जिसके कारण क्या होता है, मशीन रोटेट करती है। ओके, अभी जब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम देखेंगे कि कैसे हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी मशीन है, सपोज ये क्या हमारा स्टेटर है। ओके, स्टेटर में हम क्या करते हैं, थ्री फेज बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं। ओके, स्टेटर में हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं। तो तीनों फेज में क्या है, बैलेंस सप्लाई है, इन तीनों से अपना अपना करंट फ्लो होगा, आई ए, आई बी और आई सी। ओके, उसके कारण क्या होगा, हमारा एक स्टेटर में यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लक्स जनरेट होगा और एक हमारी फील्ड जनरेट हो जाती है। जो फील्ड कैसी होती है, रोटेटिंग होती है बाय नेचर। वो किस स्पीड से रोटेट करती है, एनएफ, सिंक्रोनस स्पीड से, जो क्या होती है 120 एफ बाय पी। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये कैसे जनरेट हुई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है हमारी, कैसे ये हमारी रोटेटिंग होती है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज वो क्या, हमारा प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, आरएमएफ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, वो हमारी कैसे जनरेट होती है। क्योंकि जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उसके बाद ही क्या होता है, हमारा मशीन चल सकती है, क्योंकि रोटर जो घूमता है उसका घूमने का मेन कारण क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के दो मेथड है हमारे। एक मेथड कहलाता है क्या, एनालिटिकल मेथड, और दूसरा मेथड कहलाता है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, एनालिटिकल मेथड। ओके, ये दोनों ही मेथड क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे थ्योरी एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, चाहे डिप्लोमा में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, उसमें पूरा ये डिटेल में डेरिवेशन पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। तो आप किसी भी एक मेथड के थ्रू बताइए, स्पेसिफिकली हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि एनालिटिकल मेथड के थ्रू बताइए या फिर ग्राफिकल मेथड के थ्रू डिस्कस कीजिए। ओके,
तो आज हम डिस्कस करने वाले एनालिटिकल मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमने यहाँ पे स्टेटर बनाया है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटर में 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। ओके, गिवन स्टेटर टू 3 फेज एसी बैलेंस सप्लाई। यहाँ पे ये हमारे क्या है, कंडक्टर्स रखे हुए हैं। सपोज ये कंडक्टर जो है ये क्या है हमारा ए, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा ए डैश, क्योंकि एक कंडक्टर से क्या होगा करंट अंदर जाएगा तो दूसरे कंडक्टर से क्या होगा करंट बाहर जाएगा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा क्रॉस। अब हमने क्या बोला, हम क्या देना है 3 फेज बैलेंस सप्लाई। ओके, अगर बैलेंस सप्लाई है इसका मतलब क्या है, जो तीनों फेज है वो कितने होंगे 120 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे। ये कुछ इस तरीके से होंगे, अगर फेज ये ए है तो ये बी होगा और ये सी होगा। इन तीनों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस होगा 120 डिग्री। ओके, तो ये ए डैश है तो इससे 120 डिग्री पे सपोज यहाँ पे क्या है अगर बी, ओके ये वाला हमारा बी है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बी डैश। ओके, इससे 120 डिग्री पे क्या होगा हमारा सी, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा सी डैश। ओके, ये तीनों क्या है 120 डिग्री से डिस्प्लेस हो गए, ये 120 डिग्री से और ये भी 120 डिग्री से। ओके, ए बी उसके 120 डिग्री के बाद सी उसके 1, क्योंकि बैलेंस सप्लाई का यही होता है कि ओवरऑल कितना होता है 360 डिग्री, तो तीनों क्या होते हैं 120 डिग्री से क्या होते हैं डिस्प्लेस होते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा, ओके तो हमने बोला कि हमारी 3 कॉइल है ए बी सी, तीनों क्या है 120 डिग्री से हमारा क्या है डिस्प्लेस है। इनको हम क्या कर रहे हैं बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं। ओके, जब हम इनमें बैलेंस सप्लाई देंगे तो हमारा क्या होगा, तीनों में क्या होगा अपना अपना फ्लक्स क्या होगा इंड्यूस होगा। बैलेंस सप्लाई है तो तीनों में अपना अपना फ्लक्स इंड्यूस हो गया। सपोज हमने माना कि जो ए वाइंडिंग है इसमें जो फ्लक्स है वो φ1 है, बी में जो है वो φ2 है और सी में जो है वो हमारा क्या है φ3 है। ओके, ये क्या है बैलेंस एसी सप्लाई हमने दी है, तो फ्लक्स जो इंड्यूस होगा वो भी क्या होगा एसी होगा। ओके, क्योंकि करंट जो है उसी से क्या होता है फ्लक्स इंड्यूस होता है हमारा। तो φ1 जो होगा सपोज वो क्या है अगर φm साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, साइनोसोडियल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो 3 फेज एसी सप्लाई। सपोज ये क्या है ए वाली सप्लाई है, ठीक है, और जो बी होगी वो क्या होगा, इससे ये 90 है, ये कुछ हमारा 120 से डिस्प्लेस होगा कुछ ऐसा, और इसके और 120 के बाद क्या होगा सी होगा, ये ए की होगी, ये बी की और ये सी की। तो अगर ये 3 फेज एसी सप्लाई है साइनोसोडियल है तो इससे जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा साइनोसोडियल। तो सपोज φ1 जो है वो ए के कारण है, वो क्या है φm sin ओमेगा टी। φm क्या है यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, तो φ2 जो है वो क्या होगा हमारा, φ2 जो है वो क्या होगा φm sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 3 फेज बैलेंस सप्लाई है। और φ3 क्या होगा φm sin ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो ये क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो क्या होगा इंस्टेंटेनियस फ्लक्स बाय इंडिविजुअल सप्लाई। अगर हमने ए बी सी दिया है तो उसके कारण जो फ्लक्स है वो क्या है φ1 φ2 φ3। φ1 हो गया φm sin ओमेगा टी, φ2 φm sin ओमेगा टी माइनस 120, φ3 φm sin ओमेगा टी प्लस 120। ओके, या फिर अपन लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 240। ओके, हम चाहे तो प्लस, क्योंकि हम यहां से देखेंगे तो प्लस हो जाएगा और यहां से देखेंगे तो माइनस 240 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल टर्म्स में ग्राफ बनाते हैं तो हमारा कैसा होगा, सपोज हमने माना कि φ1 क्या है ये है। ओके, φ2 क्या होगा इससे 120 डिग्री डिस्प्लेस, φ3 क्या होगा इससे भी 120 डिग्री डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा। हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। इनके बीच का एंगल कितना है 120, इनके बीच का भी 120 डिग्री, क्योंकि बैलेंस सप्लाई दी है तो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी क्या होगा बैलेंस। ओके,
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। फाई 1 इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या होगा, इसका अपोजिट। ये अपोजिट है तो ये इन दोनों को क्या करेगा, हमारा हाफ हाफ डिवाइड करेगा। तो अगर ये टोटल 120 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना होगा हमारा, 60 डिग्री। ओके, अब आप अगर ये टोटल एंगल देखोगे तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना बचा, 30 डिग्री है कि नहीं। सेम ऐसे यहाँ पे होगा, ये टोटल एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है ना ये दोनों, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 30 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये हमने सिंपल सा क्या है, फाई 1 फाई 2 फाई 3 यहाँ पे फेस में ग्राफिकली हमने क्या किया है, यहाँ पे बना लिया है। ये तीनों क्या होंगे, 120 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे, क्योंकि जो हमारी सप्लाई है वो बैलेंस सप्लाई है, वो 120 डिग्री से डिस्प्लेस है। I1 I2 I3। ओके, ये I1 से क्या बनेगा फाई 1, I2 से क्या बनेगा फाई 2, I3 से क्या बनेगा फाई 3। तो अगर ये तीनों 120 डिग्री से डिस्प्लेस है तो फाई 1 फाई 2 फाई 3 भी क्या होंगे, 120 डिग्री से डिस्प्लेस होंगे। ओके, अब हमने बनाया कि ये इसका जस्ट अपोजिट है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करेगा, 60 डिग्री हो गया। ये टोटल 90 डिग्री है, ये 60 है तो ये 30 बचा, सेम एज क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, इनके दोनों कंपोनेंट, एक तो हमें फ्लक्स का टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है और एक क्या करना है, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, रिजल्टेंट का मतलब है तीनों का मिला के। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, ये वाला इस शेप में जो होगा वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम फ्लक्स फाई 1 का देखें सबसे पहले, तो फाई 1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, फाई 1 ही होगा, क्योंकि इसका टोटल वैल्यू जो है वो हॉरिजॉन्टल में है। ओके, जैसे ये है तो ये क्या है, डिवाइड है, इनका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। ओके, बट इसका क्या है, टोटल हॉरिजॉन्टल में ही है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 0। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, फाई 1। ओके, उसके बाद प्लस अगर हम फाई 2 का देखते हैं, सपोज ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये क्या है हमारा फाई 2। ओके, ये एंगल क्या है 30 डिग्री। तो फाई 2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। तो जिससे एंगल बनाता है वो वाला कंपोनेंट कौन सा बनता है, कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो कॉस ऑफ 30 डिग्री। ओके, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, फाई 2 कॉस 30। ओके, तो ये हो गया हमारा फाई 2। अगर cos 30, ये वाला एंगल है कितना, 60 डिग्री। तो अगर अपन साइन के फॉर्म में देखेंगे तो ये होगा फाई 2 साइन ऑफ 30। ओके, बट अभी हमें कौन सा चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो इस एंगल से लेंगे 60 डिग्री से। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, फाई 2 cos ऑफ 60 डिग्री। ओके, अगर हमने फाई 1 को इस डायरेक्शन में लिया, जैसे हम लेते हैं तो ये आपको पता है, अगर ये पॉजिटिव है तो इस साइड नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारा क्वाड्रेंट ही है ना, ये साइड पॉजिटिव क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव। तो हमने फाई 1 को पॉजिटिव लिया है तो इसका फाई 2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, ये वाला, बट इसकी डायरेक्शन क्या है फाई 1 से अपोजिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फाई 2 cos ऑफ 60 डिग्री। ओके, ये तो आपको कंपोनेंट डिवाइड करना आते हैं, जिससे एंगल बना रहे हैं वो वाला हो जाएगा cos और उसके अपोजिट वाला sin। जैसे हमने ये लिखा फाई 2 cos 60, तो अगर इसी में ये वाला कंपोनेंट देखेंगे तो ये होगा फाई 2 sin ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम फाई 3 की बात करते हैं, फाई 3 क्या है, ये वाला फाई 3 हमारा ये कंपोनेंट है। इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक होगा ये वाला, ये है 60 डिग्री, और एक होगा क्या, ये वाला, ये है 30 डिग्री। ओके, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखते हैं, मतलब ये वाला कंपोनेंट, ये क्या होगा, फाई 3 cos ऑफ 60 डिग्री। ओके, क्या होगा, फाई 3 cos 60 डिग्री। इसकी डायरेक्शन भी फाई 1 के कंपैरिजन में क्या है, जस्ट अपोजिट। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फाई 3 cos ऑफ 60 डिग्री। ओके, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्लक्स। टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
एलसीएम देखेंगे हम तो हमारा कुछ ये होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो 5 1 माइनस ऑफ cos 60 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा 5 2 प्लस 5 3। ओके, ये हो जाएगा 5 1 माइनस cos 60 कितनी होती है वैल्यू 1/2 5 2 प्लस 5 3। ओके, अब हम क्या करेंगे 5 2 और 5 1 5 2 5 3 की क्या करेंगे वैल्यू पुट अप कर देंगे जो हमने अभी फाइंड की थी। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसको रब करके, ये डायग्राम अभी हमें चाहिए होगा। इसके बाद क्या आया हमारा 5 1 माइनस 1/2 5 2 प्लस 5 3। ओके, हम इसमें वैल्यू पुट अप करते हैं। 5 1 हमने क्या लिखा था 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, माइनस 1/2 5 2 क्या था 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस 5m साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसको हम टोटल खोल लेंगे साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी लगा के, और हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या आता है। तो हमारे दो फॉर्मूले हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, और एक और फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये दोनों फॉर्मूले हमें यहाँ पे क्या करना है यूज करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, अब इनमें हमने वैल्यू रख दी 5m दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 1/2 5m कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बना साइन ए माइनस बी और यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूले हैं, इनसे हम इसको खोल देंगे। साइन ए माइनस बी क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो क्या आ जाएगा 5m साइन ओमेगा टी, ये तो वैसे क्या वैसा रहेगा माइनस 1/2 5m साइन ए माइनस बी क्या है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, प्लस साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या है इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा क्या आएगा वैल्यू, ये क्या है साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू कॉस बी, ये प्लस का है और ये क्या है माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ओके, यहां से क्या बचा 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 1/2 5m, ये 2 टाइम्स हो गए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 120 और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 120, तो ये क्या हो गया 2 टाइम्स साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 5m साइन ओमेगा टी 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5m साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ 120, कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है माइनस 1/2। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इसके बाद में यहाँ ऊपर लिखती हूं क्या आ गया हमारा 5m साइन ओमेगा टी माइनस 5m साइन ओमेगा टी इंटू माइनस 1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या बचा 5m साइन ओमेगा टी प्लस 1/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 5m साइन
ओमेगा टी प्लस 5m साइन ऑफ ओमेगा टी, मतलब कितना आ गया 3/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फ्लक्स का वो कितना आ गया 3/2 5m साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये हुआ हमारा क्या रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब सेम ऐसे अपन फाइंड करेंगे रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, resultant vertical component of flux। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट अगर हमें फाइंड करना है 5v रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट, तो 5 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि इसका टोटल कंपोनेंट क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो 5 का रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या हो गया 0 प्लस। ओके, 5 का अगर 5 का सपोज हम देखते हैं तो 5 के दो कंपोनेंट होंगे, एक ऐसा ये कंपोनेंट है तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये है 5 तो अगर हम ये कंपोनेंट लिखेंगे तो क्या होगा 5 cos ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो हमने लिखा 5 cos 30 डिग्री। ओके, सेम एज 5 के भी दो कंपोनेंट होंगे, 5 ये है, इसके दो कंपोनेंट एक ये आएगा और एक ये आएगा। हॉरिजॉन्टल ले चुके हैं, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा ये 30 एंगल है अगर, तो 5 cos ऑफ 30 डिग्री। ओके, अगर हमने 5 को पॉजिटिव लिया है तो 5 क्या होगा नेगेटिव, ये प्लस क्वाड्रेंट में आता है, नीचे वाला माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 cos ऑफ 30 डिग्री। ओके, अब यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। cos 30 सपोज cos 30 कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचा 5 माइनस 5 ओके, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब 5 की वैल्यू रखेंगे, 5 की वैल्यू क्या थी 5m साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120। ओके, माइनस 5 की वैल्यू 5m साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120। यहां से 5m हम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा √3/2 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 120। ओके, √3/2 5m खोले इसको, सेम साइन ए प्लस बी क्या है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखो साइन ये क्या हो गया ए और ये है बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब इसको हम खोलते हैं, इसको ओपन करेंगे आप तो क्या आएगा हमारा √3/2 5m साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ 120 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ 120। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू कॉस 120, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ 120। ओके, अब ये क्या है प्लस का और ये है माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचेगा √3/2 5m, ये क्या है 2 cos ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ 120। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3 5m cos ऑफ ओमेगा टी, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, ये आप चार्ट से देख सकते हैं या आप अपने कैलसी से निकाल सकते हैं। तो √3 क्या हो जाएगा 3/2 5m cos ऑफ ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू आ गई वर्टिकल कंपोनेंट की। ओके,
तो आपने अभी देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या थी, 3/2 फाई एम साइन ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या आई, 3/2 फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये होगा हमारा रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई एच, और ये हो गया रिजल्टेंट वर्टिकल कंपोनेंट फाई वी। ओके, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई एच की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 3/2 फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर सब निकालेंगे हम, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, फाई आर। ओके, तो फाई आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ फाई एच का स्क्वायर प्लस फाई वी का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस निकालना तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, फाई वी का स्क्वायर, और ये हो गया फाई एच का स्क्वायर। ओके, अब हम इनकी अगर वैल्यू रखते हैं तो फाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर प्लस 3/2 फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ओके, तो फाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 फाई एम का होल स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपको पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कंपोनेंट फाई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 फाई एम का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो रिजल्टेंट कंपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 फाई एम। ओके, तो आपने देखा कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3/2 फाई एम। ओके, और वो कैसा होता है हमारा, साइनोसोडियल होता है, ये जो फ्लक्स है वो कैसा होता है हमारा, साइनोसोडियल फ्लक्स होता है, रोटेटिंग फ्लक्स होता है। तो ये क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स हो गया, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया। ओके, अब ये जो फ्लक्स है वो हमारा क्या कर रहा है, रोटेट करता है। ओके, ये क्या है, हमने क्या बोला, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, आरएमएफ है। ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स कैसे रोटेट कर रहा है, किस एंगल से रोटेट कर रहा है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये क्या है फाई एफ एंड दिस इज फाई वी। ओके, ये क्या है, रिजल्टेंट फाई आर, सपोज ये एंगल है हमारा क्या, थीटा। ओके, तो अगर हम टेन थीटा फाइंड करेंगे, टेन थीटा, तो टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है ये, मतलब फाई वी डिवाइड बाय फाई एच। फाई वी की वैल्यू क्या थी, 3/2 फाई एम कॉस ओमेगा टी, 3/2 फाई एम कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये क्या है, 3/2 फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कैंसिल आउट हो गए, तो कितना बचा, टेन थीटा इक्वल टू कॉट ओमेगा टी। ओके, अब कॉट को हम टेन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टेन पाई/2 माइनस ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, कॉट ओमेगा टी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई/2 माइनस ओमेगा टी। तो इस एंगल से क्या करेगा, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमारा रोटेट करेगा। ओके, सपोज हम कुछ केस ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये आ गया हमारा एंगल, सपोज फर्स्ट केस लिया हमने एट ओमेगा टी इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 रख दें तो थीटा क्या आएगा हमारा, पाई/2। ओके, नेक्स्ट अगर ओमेगा टी इक्वल टू पाई/2 रख दें तो थीटा क्या आएगा, पाई/2 माइनस पाई/2 0। अगर ओमेगा टी इक्वल टू हम पाई रख देते हैं 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा माइनस पाई/2
और अगर हम ओमेगा टी इक्वल टू 270 डिग्री रख देते हैं 3π/2, ओके, और 270 डिग्री, तो थीटा जो है हमारा वो कितना आ जाएगा, -π, ओके। मतलब आप देखिए सपोज हमने ये बनाया कि पहले हमारा क्या है थीटा ओमेगा टी इक्वल टू 0, तो थीटा क्या है हमारा π/2, मतलब क्या है इसकी पोजीशन कैसी होगी, ऐसी, यही होगी ना π/2। नेक्स्ट क्या होगी 0, मतलब ये यहाँ पे पहुंच गया होगा। फिर क्या होगी -π/2, मतलब यहाँ पे पहुंच गया होगा। फिर क्या होगी -π, मतलब यहाँ पे पहुंच गया होगा। तो हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब कैसे रोटेट कर रहा है ये हमारा क्लॉकवाइज। ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमारा कैसा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, ओके, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। और वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हमने 4 पॉइंट ले लिए हैं, आप इनके बीच का भी ले सकते हैं, तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसकी वैल्यू फिक्स है 3/2 5m, ओके, मतलब मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे ये आएगी, यहाँ पे सेम वैल्यू फिक्स है। और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज ये पोजीशन ए है, बी है, सी है, डी है, ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये हमारा डी होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो कैसा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। और वो कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओके। ओके, तो कुछ हमारे पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि जब हम 3 फेज बैलेंस सप्लाई देते हैं सिस्टम में, ओके, जब हम 3 फेज करंट बैलेंस सप्लाई करंट क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, तो एक हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 3/2 5m एट ईच पॉइंट। हम हर पॉइंट पे देखेंगे, किसी भी पॉइंट पे उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा 3/2 5m, ओके। दूसरा पॉइंट कि ये जो फ्लक्स है रिजल्टेंट फ्लक्स, ये कैसा होता है, रोटेटिंग होता है हमारा इन नेचर में, ठीक है, रोटेटिंग इन नेचर। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, से किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई पे। अगर सप्लाई फेज सीक्वेंस जो है हमारा, जैसा हमारा फेज सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा। सपोज फेज सीक्वेंस ए बी सी है, तो ये हमारा ऐसा जा रहा है। अगर हमने ये फेज सीक्वेंस चेंज कर दिया तो यही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, फेज सीक्वेंस पे। जो हमारी सप्लाई करंट की फेज सीक्वेंस होगी उसी फेज सीक्वेंस से जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि उसी करंट से क्या हो रहा है, फ्लक्स हमारा जनरेट हो रहा है, बन रहा है, ओके। तो ये आपने पहला मेथड देखा, एनालिटिकल मेथड, कि कैसे हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट हो रहा है। क्योंकि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है रोटेटिंग फ्लक्स है, ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है यही हमारा क्या करेगा, रोटेट करेगा। और ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो जब रोटर कंडक्टर से कट करेगा तब उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो जो रोटर के पार्ट्स हैं क्लोज होते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, और करंट और ईएमएफ के कारण क्या होता है, उसमें एक टॉर्क जनरेट होता है, और उस टॉर्क के कारण क्या होता है, हमारा जो रोटर है वो क्या करता है, रोटेट करता है, ओके। तो हमने सबसे पहले ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देख ली। अब ये जो रोटेट कर रहा है वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, जो हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है उसी से करेगा हमारा, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू 2πf से, या एनएस इक्वल टू क्या होता है 120f/p। तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस स्पीड से रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड से, जो होती है एनएस इक्वल टू 120f/p, ओके। तो ये था हमारा एनालिटिकल मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड, ओके। थैंक यू।